गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आज या फिर कल होने वाला है, वो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेंगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार सॉल्व कराया हुआ है। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के फिजिक्स के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है मापन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष से क्या मतलब है तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कई बार मैंने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मेजरमेंट वाला, वहां पे मैंने आपको प्रकाश वर्ष से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से एक पारसेक किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है। और जब मैंने आप लोगों को मापन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए मैंने यहाँ पे भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड वीडियो अलग से बनाई हुई है और सभी क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं, तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मात्रक से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस, यहाँ पे अपसारी लिखा हुआ है, अपसारी से मतलब क्या हो जाएगा, अवतल लेंस से हो जाएगा। यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रही है। देखिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अवतल लेंस ना लिख करके अपसारी लेंस यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है
कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस या फिर जिसे आप बोलते हैं अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु की लेंस से दूरी ये हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी कई बार सॉल्व कराया है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 2021 का मैंने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराया हुआ है। एक सेट मैंने सॉल्व कराया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को इन दोनों वीडियोस की लिंक दे दी है, फिजिक्स के पेपर की और केमिस्ट्री के पेपर की, जो कि 2021 का पेपर है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आपको दी हुई है। ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। तो यहाँ पे लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस। अब देखिए अपसारी लेंस से मतलब क्या हो जाएगा, अवतल लेंस से, और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी का मान हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एफ का मान, फोकस दूरी का मान हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जो अपसारी लेंस है जिसे आप अवतल लेंस बोलते हैं उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें क्या दिया गया है, v का मान यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, जिसको हम निगेटिव में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, निगेटिव में 10 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया वस्तु की लेंस से दूरी, यानी u की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 1 और अपॉन में f की जगह हम क्या रखेंगे, -15 सेंटीमीटर ये, फिर इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1/u, तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि u की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नीचे यहाँ पे जगह है नहीं। फिर पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये नीचे वाली लाइन में फिर से लिख दूंगा। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें लास्ट में क्या मिला हुआ था, लास्ट में हमें मिला हुआ था 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 -1/u, यही तो मिला हुआ था। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 1/u को हम ले आएंगे यहाँ पे सबसे आगे। तो 1/u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, और पहले यहाँ पे क्या है 1/-15, तो पहले इसको लिख लेंगे हम 1/-15, और देखिए बराबर के इधर आपका 1/-10 है। जब इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, और यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ माइनस था बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 15 के ऊपर से हम यहाँ पे निगेटिव साइन को हटाएंगे, 15 के ऊपर से निगेटिव साइन हटेगा और यहाँ पे निगेटिव लगेगा और 1/, में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। एलसीएम जब लेंगे, लघुत्तम जब आप लेंगे। अब देखिए 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 15 दूनी 30 और 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो यहाँ पे 2 आएगा और माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 10 की देखिए यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, 3 बार जाएगा, क्योंकि 10 3 = 30 और 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा। या फिर देखिए 1/u, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/u इज इक्वल टू, अब देखिए 2 में से 3 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1 और अपॉन में 30 तो आपका रहेगा ही।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -30, और किस में आएगी, ये आपकी सेंटीमीटर में आएगी, तो -30 सेंटीमीटर ये u की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। निम्नलिखित में से 1 वोल्ट समतुल्य होता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 जूल पर कूलॉम, यानी 1 जूल पर कूलॉम, यानी निम्नलिखित में से 1 वोल्ट समतुल्य होता है 1 जूल पर कूलॉम के। ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रति एकांक आवेश पर क्षयित ऊर्जा को वोल्ट कहते हैं और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलॉम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से 1 हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर का मान बराबर होता है। देखिए आपको यहाँ पे हॉर्स पावर की जगह HP भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो HP से मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कार्य ऊर्जा सामर्थ्य वाला, वहां पे करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाया था। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व कराता था वहां पे मैंने आपको कई बार बताया था कि 1 हॉर्स पावर का मान क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 746 वॉट। ध्यान रखिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वॉट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 किलोवाट बराबर आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1000 वॉट होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी 746 वॉट, क्योंकि 1 हॉर्स पावर पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार कराया हुआ है, जब मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि साबुन का आयनिक सिरा होता है। ऑप्शन ए दिया है जल विरागी, ऑप्शन बी जल रागी, ऑप्शन सी द्रव विरागी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जल रागी, यानी साबुन का आयनिक सिरा होता है जल रागी होता है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि साबुन का एक आयनिक सिरा होता है जो पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, जल रागी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाइएगा जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम आज है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि आपको रीजन बताना है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और जब पेपर सॉल्व कराया था वहां पे तो कराया ही हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए, घरों में विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक उपकरण को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होता है, तथा इस संयोजन का प्रतिरोध जो होता है वो निम्न होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस संयोजन में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है
तो अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहेगा, यहाँ पे यानी जलता रहता है। मैंने आपको बताया ना कि इस संयोजन में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है क्योंकि। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है क्योंकि। ये क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यह क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, जिससे यह पेट की अम्लता दूर करने में सहायक होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये पेट की अम्लता को दूर करने में सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नोट कर लीजिएगा। और फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, कई बार मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको यहाँ पे रासायनिक नाम भी लिख के बता दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार मैंने आपको बताया। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार मैंने आपको ये बताया हुआ है। देखिए केमिकल फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, सभी फॉर्मूले बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम है। और फॉर्मूला पूछा जाए तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, या क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल कांच। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है ना, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और निकट की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए? दूर दृष्टि दोष पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे दूर दृष्टि दोष पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये करवाया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था और आज दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन कराया। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे कम। ध्यान रखिएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में
कम होती है। अब क्यों कम होती है वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के मान से कम होता है, क्योंकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। तो यही कारण है यहाँ पे कि कम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। जब मैं 2021 के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तब भी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार कराया था। कहा था आपके एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए में। देखिए एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया था कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, Al2O3। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब संयोजक इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पहले सॉल्व करा देता हूँ। कोई अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस किसे कहते हैं, देखिए अक्रिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, इनर्ट गैस इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर नोबल गैस भी बोलते हैं। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नियॉन के बारे में समझा दे रहा हूँ। जैसे नियॉन को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे ही हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, फिर इसके बाद 2p6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। देखिए 2 2 4 6 4 10, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद 2s2, 2p6, 2 और 6 मिलके यहाँ पे 8। तो 2,8 हमें यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे नियॉन, देखिए नियॉन एक अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये एक अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस है और इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे 8 है और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों या फिर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। संयोजक इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको और समझा दूं, देखिए ऑर्गन ये भी एक अक्रिय गैस है। ऑर्गन को हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है, परमाणु क्रमांक 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s2, फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 3p6 मिलेगा। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, फिर इसके बाद दूसरे में 2s2 और 2p6, 2 और 6 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 3s2 3p6, तीसरे में देखिए 3s2 3p6, 2 और 6 मिलके यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2,8,8 ये हमें मिला ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए
ऑर्गन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 ही तो हैं। तो ये भी अक्रिय गैस है और इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अक्रिय गैसों में संयोजक या फिर यहाँ पे बाह्यतम कोश में इसके उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अपवाद भी है। एक अक्रिय गैस आपकी होती है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें 1s2 मिलेगा, और जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। अब इसके तो बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि अक्रिय गैसों में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। लेकिन हीलियम को छोड़ करके जितनी अक्रिय गैसें हैं उनके बाह्यतम कोश में या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनमें 8 होती है। तो हीलियम को छोड़कर ये एक आपका क्या है, एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, ध्यान रखिएगा, हीलियम में नहीं और इसके अलावा सभी अक्रिय गैसों में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था और आज दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं, 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 3 से 4 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही कराया है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। यानी निम्न में से मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं तो जर्मेनियम का भी करते हैं, सिलिकॉन का भी करते हैं और गैलियम का भी करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मंडल परिष्करण लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी, शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती कभी कभी, तो यहाँ पे इंग्लिश भी आपको पता होनी जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे मंडल परिष्करण लिखा है, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पता होगी कि जोन रिफाइनिंग बोलता है तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि फ्यूज तार का गलनांक है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो जो फ्यूज तार का गलनांक होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए फ्यूज तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है, तो अगर प्रतिरोध पूछा जाएगा तो प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन जो गलनांक होता है गलनांक निम्न होता है। मैंने आपको बताया ना कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है। यह परिपथ को धारा के अति प्रवाहन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग बोलेंगे। अति प्रवाहन से मतलब ओवरलोडिंग। तो यह परिपथ को धारा के अति प्रवाहन यानी ओवरलोडिंग से होने वाले दोषों से सुरक्षित रखता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलनांक पूछा गया था। गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक न्यूमेरिकल है। इस टाइप के मैंने आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार सॉल्व कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पता है हमें। जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर, तो विभवांतर V की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 20 वोल्ट दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो धारा I का मान हमें क्या दिया गया है? 2 एम्पियर दिया है। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे AMP लिख देता हूँ। तो 2 एम्पियर धारा का मान दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी हमें यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो R इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है, कई बार मैंने आपको बताया। R इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है V अपॉन में I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर और बटे में विद्युत धारा, या फिर आप धारा बोल सकते हैं।
तो V का मान विभवांतर 20 वोल्ट हमारे पास, धारा I का मान 2 एम्पियर है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 होता है। और क्योंकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, प्रतिरोध को, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 10 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 10 ओम कहाँ पे दिया है। 10 ओम आपका दिया है ऑप्शन सी में। देखिए आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक करीब, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 10 से 12 बार कराया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्या पूछ लिया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे आप प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। चाहे प्रतिरोधकता बोलिए, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए। ये भी क्वेश्चन करीब मैंने आपको 7 से 8 बार कराया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था और यहाँ भी बता दे रहा हूँ, और पहले तो मैंने आप लोगों को कराया ही हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो इस बार के ही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था। और देखिए अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस ऊपर कराए हैं ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा चुके हैं, और ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हुए थे। मैंने कहा था आप लोगों से कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि 455 से ज़्यादा वीडियोस, 450 से ज़्यादा, लगभग करीब 460 वीडियोस मैंने बनाई हुई है 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर ये सब आपने पढ़ा है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा 2022 की, और एक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 की। अगर इतना मैंने जो आपको पढ़ाया है ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जैसे सिरके में यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेब में, ठीक है, यानी एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, मैलिक एसिड या फिर मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और इससे पहले भी कई बार कराया है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, इमली में, तो आप क्या बोलेंगे, टार्ट्रिक अम्ल। क्या, टार्ट्रिक अम्ल, ये भी ध्यान रखिएगा। और इमली के अलावा जो अंगूर होता है, अंगूर में भी क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में भी और इमली में भी, इन दोनों में ही टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के
एक युग्म की, ध्यान रखिएगा एक युग्म की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा परिणाम कहलाते हैं। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन कराया मैंने। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध या फिर सहसंयोजी बंध भी आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन तो अभी कल भी मैंने आप लोगों को कराया था और आज दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट करेक्ट होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार मैंने आपको बताया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर इसी फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट, फिर इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका H2O। क्या आ जाएगा? H2O। तो दो तरीके से आपको ऑप्शन में ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। पहला तरीका है CaSO4 डॉट हाफ H2O और दूसरा टाइप यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। दोनों तरीके से ये याद कर लीजिएगा। देखिए केमिकल फॉर्मूले के ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, रिवीजन किया होगा, तो आपके एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए वो आप आंसर करके ही आएंगे, बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। कई बार मैंने आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताया हुआ है, वीडियो भी मैंने केमिकल फॉर्मूले के ऊपर अलग से बनाई हुई है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। अगर इतना कराने के बाद भी आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेरे चैनल से स्टडी की है, पिछले 9 महीनों से मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है डिटेल में, एक एक जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा, तो देखिए आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जितना मैंने पढ़ाया है वहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने सभी क्लासेस ली हो, जो मैंने पढ़ाया हो वो आपने पढ़ा हो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास ली फिर उसके बाद 2 क्लास नहीं ली, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लगातार आपने स्टडी की है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पूछा गया भी होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिप्सम ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, हो सकता है कि आज पूछ लिया जाए या फिर कल या फिर पूछा ही जा चुका हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता तो है नहीं कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था और आज दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे चींटी की जगह लाल चींटी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तब भी आपका आंसर यही होगा, फॉर्मिक एसिड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है
कि निम्नलिखित में से गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा KNO3। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए जो गन पाउडर है ना, ये गंधक, कोयला एवं शोरा, क्या मैंने बोला? शोरा, या फिर इसे आप सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, और शोरा या फिर सॉल्ट पीटर, इसी का फॉर्मूला KNO3 होता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि गन पाउडर गंधक, कोयला एवं शोरा, या फिर जिसे आप सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, इसी का मिश्रण होता है गन पाउडर। गन पाउडर गंधक, कोयला एवं शोरा, जिसे आप सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, इनका ये मिश्रण होता है। तो यहाँ पे तो हमें सॉल्ट पीटर दिया है, तो KNO3 हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके अलावा यहाँ पे गंधक, कोयला तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा, KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल भी एक क्वेश्चन कराया था और आज फिर से करवा रहा हूं। और देखिए इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्कीन समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला होगा, CnH2n। यानी निम्नलिखित में से एल्कीन समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25 कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कल भी क्वेश्चन कराया था और आज दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला होगा, पीला। अब पीला क्यों होता है मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला पीले रंग की होती है और ये पीला रंग अपूर्ण दहन के कारण होता है। ये पीला रंग क्यों होता है? ये अपूर्ण दहन के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम आज है या फिर कल होने वाला है, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोग ट्राइग्नोमेट्री का चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। देखिए वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, वो भी एकदम इजी यानी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में उन चैप्टर्स को पढ़ा जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है अगर वो आपने पढ़ा है ना, तो मैथ में आप लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर सही करके आएंगे। घातांक एवं करणी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, वो भी सिंपल, वो सब क्वेश्चन मैंने कराया है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।